तो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी है नॉस्फेराटू। ये मूवी 1922 में रिलीज होने वाली इसी नाम की एक साइलेंट मूवी की रीमेक है, जिसमें एक वैम्पायर को दिखाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जो एक लड़की की खातिर पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि एलेन नाम की 15-16 साल की एक लड़की अनजान शक्तियों से अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दुआ मांग रही है। तभी उसको खिड़की के बाहर से कोई उसकी दुआ का जवाब देते हुए महसूस होता है, जो उससे हमेशा का साथ मांगता है। ये एक्चुअली में वैम्पायर नॉस्फेराटू है। वो उसकी बात पर हाँ कर देती है और जैसे ही वो हाँ करती है कोई उसका गला पकड़ लेता है। फिर उसकी पूरी बॉडी में झटके लगना शुरू हो जाते हैं और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उस हादसे के कई साल बाद 1838 की सर्दियों में एलेन अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में अपने पति थॉमस हटर, जो एक एस्टेट एजेंट है, उसके साथ जर्मनी के शहर विस्बर्ग में रहती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने की उम्मीद में थॉमस अपने बॉस हरनॉक से ट्रांसिल्वेनिया नामी एक गांव में एक वीरान खंडर जैसी हवेली में अकेला रहने वाला सनकी काउंट ऑरलॉक को अपने शहर विस्बर्ग में एक घर बेचने का काम लेता है। थॉमस इस बात से अनजान था कि हरनॉक ने ऑरलॉक के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि हरनॉक इस काम के लिए थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया भेज देगा। हरनॉक उससे कहता है कि ऑरलॉक बूढ़ा और कमज़ोर है और इसलिए वो ट्रांसिल्वेनिया से यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए थॉमस को खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो थॉमस से एक भारी कमीशन का वादा करता है और थॉमस वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। थॉमस घर जाकर एलेन को बताता है कि उसको भारी कमीशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको जाना पड़ेगा। एलेन इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो थॉमस को जाने से मना करती है। जब से ऑरलॉक वाला हादसा हुआ था उसको खौफनाक सपने आते थे और उसको दौरे पड़ते थे। वो उसको बताती है कि उसने एक बहुत ही खौफनाक सपना देखा है, जिसमें उसने देखा कि उसकी शादी पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए खुद मौत से हो गई थी, जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। थॉमस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसको समझाता है कि ये बस एक बुरा सपना था और एलेन से कहता है कि वो इसको भूल जाए। एलेन उसको अपना एक लॉकेट देती है जिसमें उसने अपने बालों की एक लट रख दी थी। अगले दिन थॉमस एलेन को अपने दोस्त फ्रेडरिक के हवाले करके ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल जाता है। सारे दिन का सफ़र करने के बाद शाम को थॉमस ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है। जब वो वहां एक सराय में जाकर बताता है कि वो काउंट ऑरलॉक के काम से आया है, तो वो लोग उसको कमरा देने से मना कर देते हैं। वो दुगने पैसे देने की बात करता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसको सराय का मालिक एक कमरा देता है। लेकिन जो औरत उसको कमरे तक छोड़ने जाती है वो बहुत ही डरे हुए अंदाज में उससे कहती है कि वो ऑरलॉक से मिलने ना जाए। उस रात थॉमस को बाहर कोई शोर सा महसूस होता है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि गांव के लोगों ने अपने हाथों में जलती हुई मशालें पकड़ी हुई थी और एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। आगे जाकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां पर एक आदमी तलवार लिए हुए खड़ा था और उसके सामने एक बॉडी रखी हुई थी। वो तलवार उस बॉडी के सीने में उतार देता है और वो लाश खून की उल्टी करती है। थॉमस चीख उठता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर है। वो समझता है कि शायद जो कुछ हुआ वो एक सपना था, लेकिन तब वो अपने पैरों में लगी हुई मिट्टी देखता है। वो दौड़कर बाहर जाता है तो पूरा सराय खाली हो चुका था। गांव के लोग जाते वक्त उसका घोड़ा भी साथ ले जा चुके थे। अब थॉमस पैदल ही ऑरलॉक की हवेली की तरफ निकल जाता है। आगे जाकर वो देखता है कि सामने से घोड़े एक बग्घी को लेकर दौड़ते चले आ रहे हैं। वो उसके करीब आकर रुकते हैं तो वो देखता है कि उसमें कोई भी मौजूद नहीं है। बग्घी का दरवाज़ा खुद ब खुद उसके सामने खुल जाता है और वो उसमें बैठ जाता है और बग्घी खुद ही उसको लेकर हवेली की तरफ चली जाती है। बग्घी जाकर हवेली के दरवाजे के जस्ट सामने रुकती है और थॉमस उससे उतरकर अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात ऑरलॉक से होती है। अंधेरे में थॉमस को उसकी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। ऑरलॉक उसको सामने डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहता है, लेकिन उसको डर लगना शुरू हो चुका था। ऑरलॉक की आवाज़ और अंदाज बहुत ही खौफनाक था। सामने टेबल पर खाना रखा हुआ था। ऑरलॉक उसको शराब का ग्लास देता है और खाना खाने को कहता है। थॉमस छुरी उठाता है तो उसका हाथ कट जाता है।
खून देखकर ऑरलॉक के अंदर का वैम्पायर निकल आता है और वो टॉमस को हिप्नोटाइज करके उसका खून पीने लगता है। उसके बाद टॉमस बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसको रात का कुछ भी याद नहीं था। वो उठकर इधर उधर देखता है तो उसको ऑरलॉक कहीं नजर नहीं आता। एक कमरे में उसको एक आईना नजर आता है। वो उसमें अपने आप को देखता है तो उसको अपनी गर्दन पर दांतों के 2 निशान नजर आते हैं। आईना उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। वो ऑरलॉक को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी की तरफ जाता है। वहाँ ऑरलॉक किसी दूसरी जबान में कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा चुका था। वो टॉमस से एलन का लॉकेट मांगता है जो उसने अपनी कमर पर लटकाया हुआ था। उसके बाद ऑरलॉक उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है और फिर उठकर एलन का लॉकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब टॉमस की आंख खुलती है तो वो उस हवेली में अकेला था। वो हर तरफ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर के दरवाजे के पास उसको एक तहखाने का दरवाज़ा नज़र आता है। वो उसको तोड़कर अंदर जाता है तो उसको अंदर एक कॉफिन नज़र आता है। वो कॉफिन के करीब जाकर उसको खोलता है तो देखता है उसमें ऑरलॉक सो रहा है। टॉमस वहाँ पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाकर ऑरलॉक के सीने में उतार देता है, लेकिन तभी ऑरलॉक उड़ाता हुआ उड़ जाता है और उसके हाथ में एलन का वही लॉकेट था। पीछे होते हुए टॉमस घबराकर नीचे गिर जाता है और ऑरलॉक झुककर उसका खून पीना शुरू कर देता है। टॉमस फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह टॉमस की आंख खुलती है तो वो तेजी से वहां से भागता है। वो हवेली की खिड़की से नीचे पानी में कूद जाता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि हरनॉक को उस पर पड़ने वाले दौरों की वजह से पागल खाने में बंद कर दिया गया है। वो वहाँ पर एक कबूतर लेकर उसको प्यार कर रहा था। उसके बाद वो उस कबूतर को जिंदा ही खा जाता है और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर से कहता है कि ऑरलॉक आने वाला है और वो सब कुछ तबाह कर देगा। इधर फ्रेडरिक परेशान होता है क्योंकि एलन के दौरे और डरावने सपने बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो डॉक्टर सीवर को बुलाता है और उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर सीवर उसको बताता है कि उसका टीचर डॉक्टर फ्रांस उन दिनों वहीं आया हुआ था। ये दोनों फ्रांस से मिलने जाते हैं और उसको एलन की कंडीशन के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ चर्च में रहने वाली कुछ नन्स को जख्मी हालत में नदी के किनारे टॉमस मिल जाता है और वो उसको उठाकर ले जाती हैं और उसका इलाज करती हैं और उसकी देखभाल करती हैं। होश में आते ही टॉमस फौरन एलन को याद करता है और उसको बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। उधर एक शिप में ऑरलॉक का कॉफिन ट्रांसिल्वेनिया से विज़बर्ग की तरफ रवाना हो चुका था, लेकिन उस कॉफिन से निकले हुए चूहे वहां पर प्लेग की वबा फैला देते हैं और शिप के सारे लोग मर जाते हैं। चूहों से भरा हुआ शिप ऑरलॉक का कॉफिन लेकर विज़बर्ग की बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वहां डॉक्टर फ्रांस एलन से मिलने जाता है और उससे बात करता है ताकि सारी मालूमात हासिल कर सके। वो उसको हिप्नोटाइज करता है तो वो बताती है कि कोई बहुत ही ख़तरनाक शक्ति है जो आने वाली है और उसके आने से हर तरफ बीमारी और तबाही फैलेगी। डॉक्टर फ्रांस फ्रेडरिक और सीवर से कहता है कि एलन शापित है और उसके ऊपर किसी काली शक्ति का साया है जो जल्दी ही वहाँ पर आने वाली है। वहाँ हरनॉक पर पागल खाने में एक और दौरा पड़ता है और वहाँ वो काम करने वाले एक आदमी का कत्ल कर दीवानों की तरह चीखता हुआ वहाँ से बाहर भाग जाता है। वो बार बार यही कह रहा होता है कि वो आ गया, वो आ गया। हरनॉक सीधा बंदरगाह की तरफ जाता है और वहाँ से ऑरलॉक का कॉफिन लेकर विज़बर्ग चला जाता है। उधर टॉमस भी वहाँ आ चुका था। रात को फ्रेडरिक को वहाँ की बंदरगाह का इंचार्ज उसको इमरजेंसी में उठाता है और बंदरगाह पर लेकर जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो शिप जिस पर महामारी की बीमारी लिए हुए चूहे थे वो वहाँ लैंड कर चुका था और वो सारे चूहे विज़बर्ग शहर में तेजी से फैल चुके थे। यानी एक ही टाइम में तीनों एक साथ विज़बर्ग पहुँच चुके थे। पहला टॉमस, दूसरा ऑरलॉक और तीसरा चूहों के साथ आने वाला प्लेग। रात को एलन अपने बिस्तर पर सो रही होती है कि ऑरलॉक उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसको अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपने आप को ऑरलॉक के हवाले करना पड़ेगा। वो इनकार कर देती है तो वो उसको 3 दिन देता है और कहता है कि 3 दिन में हर रोज़ उस शहर पर कोई नई मुसीबत आएगी और अगर उसने अपने आप को उसके हवाले ना किया तो वो टॉमस को भी मार देगा। वो उसको ये भी बताता है कि उसने ट्रांसिल्वेनिया में टॉमस से जिस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया था वो टॉमस और एलन की तलाक का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद एलन वापस आती है तो उसको बिस्तर के पास पड़ी हुई फ्रेडरिक की पत्नी नजर आती है जिसके ऊपर चूहों ने हमला कर दिया था। इस तरह वो भी वबा का शिकार हो जाती है और बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। अपनी पत्नी की बीमारी देखकर परेशान हुआ फ्रेडरिक एलन और टॉमस को अपने घर से निकाल देता है और अपने घर वापस जाने को कहता है।
एलन टॉमस को लेकर वहां से निकलती है। रास्ते में हर तरफ प्लेग की बीमारी से हाहाकार मच चुकी होती है। लोग बीमार हो होकर मर रहे थे। टॉमस और एलन अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जब टॉमस को होश आता है तो एलन उसको बताती है कि कई साल पहले अकेलेपन से परेशान होकर उसने किसी शक्ति को आवाज़ दी थी और जिसने उसका जवाब दिया था वो खुद नॉसफेरेटू था और अब वो उसको वापस हासिल करने के लिए आ गया है। वो उससे झगड़ा करती है और उसको बताती है कि घर के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर समझकर जिस डॉक्यूमेंट पर टॉमस ने साइन किया था वो उनकी तलाक के कागजात थे। फिर एलन पर दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। इधर डॉक्टर फ्रांस और डॉक्टर सीवर दोनों वहां जाते हैं जहां पर हरनॉक को कैद किया गया था और वहां हरनॉक द्वारा बनाए हुए डिजाइन्स को देखकर फ्रांस समझ जाता है कि हरनॉक का मालिक ओरलॉक ही खतरनाक वैम्पायर नॉसफेरेटू है। सीवर्स और फ्रांस मिलकर महामारी से मरने वाले लोगों की बॉडीज का चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर का खून बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जैसे किसी ने चूस कर पूरी तरह से सारी बॉडी का ब्लड निकाल दिया हो। उधर फ्रेडरिक और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां महामारी की बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं। डॉक्टर फ्रांस टॉमस को बताता है कि ओरलॉक को ख़त्म करने के लिए उसकी ओरिजिनल खबर को आग लगानी पड़ेगी, लेकिन एलन अलग से उससे बात करती है और उसको पता चलता है कि ओरलॉक को मारने का बस एक यही तरीका था कि एलन अपनी मर्जी से अपने आप को उसके हवाले कर दे। उसके बाद टॉमस फ्रांस और सीवर्स के साथ ओरलॉक की खबर को जलाने के लिए निकल जाता है। मगर आज तीसरी रात थी और एलन को याद था कि ओरलॉक ने कहा था कि अगर वो उसके पास नहीं आई तो वो टॉमस को भी मार देगा। तो वो अपने को तैयार करती है और अपने कमरे की खिड़की खोल देती है और ओरलॉक को बुलाती है। उधर टॉमस फ्रांस और सीवर्स के साथ ओरलॉक की खबर पर पहुंचता है और उसका कॉफिन खोलता है और लोहे की पाइप वहां पड़ी हुई डेड बॉडी के सीने में उतार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो हरनॉक था। इस बात से टॉमस समझ जाता है कि फ्रांस ने उससे झूठ बोला ताकि एलन अपनी कुर्बानी देकर ओरलॉक को मार सके। वो बहुत तेजी से वहां से निकलता है ताकि एलन को बचा सके। उधर ओरलॉक एलन की दावत पर वहां पहुंच चुका था। एलन अपनी मर्जी से अपने आप को उसके हवाले करती है। ओरलॉक पूरी रात उसकी बॉडी को यूज करता है और उसका खून पीता है। सुबह होते होते सूरज निकलता है और सामने की खिड़की से धूप की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं तो ओरलॉक जलकर मर जाता है। एलन अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है जब टॉमस और फ्रांस वहां पहुंचते हैं और टॉमस के देखते ही देखते एलन भी मर जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।